नमस्कार, स्वागत है आपका हिमालयनी टीवी में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के समक्ष चर्चा करने जा रहा हूँ। एक दो मुद्दा ऐसा है पिछले दिनों जो सुप्रीम कोर्ट ने अध्यादेश, जो नागरिकता संबंधी अध्यादेश राष्ट्रपति महोदया से जारी हुई थी, उसको अभी रोक दिया है। एक आदेश दे दिया है। उस आदेश के तहत कहा गया है कि यह अध्यादेश को अभी लागू नहीं किया जाए। यह अध्यादेश, जैसा कि आपको मैं पहले भी एक वीडियो में बताया था कि ये किस परिस्थिति में लागू किया गया है, लेकिन उस पर 5-6 रीट पड़ी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने, जो कि प्रमुख न्यायाधीश हैं यहाँ पर, मुख्य न्यायाधीश श्री चोलेंज शमशेर राणा, उन्हीं के अंतर्गत 5 न्यायाधीश बैठे थे और 5 न्यायाधीशों ने इस पर अपना निर्णय सुना दिया है। अब आइए, इस निर्णय में उन्होंने बहुत सारा तर्क दिया है कि यह अध्यादेश उपयुक्त नहीं है, अभी उपयुक्त नहीं है, या अध्यादेश में एक भारत का भी उदाहरण दिया गया है कि वहाँ पर भी जब सुप्रीम कोर्ट में एक अध्यादेश पेश हुआ तो सुप्रीम कोर्ट कह दिया कि ये सरकार का काम नहीं है, ये संसद का काम है। जरूर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सबको मानना ही पड़ेगा और सब मान ही रहे हैं, लेकिन इस सुप्रीम कोर्ट ने एक और क्या कहा है इसमें कि इसमें यह इतना सेंसिटिव है कि गैर नागरिकों को, यानी कि विदेशी नागरिक को नागरिकता नहीं प्रदान किया जा सकता है। यह बात सही है और इस तरह कई सारा आदेश इसमें उदाहरण देकर न्यायाधीशों ने इसको अस्वीकृत कर दिया। दरअसल इस पर संदेह तो बहुत पहले से था कि यह लागू होगा या नहीं होगा, और उन्होंने जो ये विदेशी का हवाला दिया है कि विदेशी नागरिकों को दिया जाएगा। आपको बता दें कि इस अध्यादेश में विदेशी नागरिक या अनागरिक को नागरिकता देने की बात नहीं कही गई है और कहीं संविधान में भी नहीं लिखा हुआ है। तब पता नहीं ये कैसे इस पर आया है कि विदेशियों को नागरिकता नहीं दिया जा सकता है, जबकि इसमें तो मांग किया गया है वो जन्मसिद्ध जो नागरिक है उसको, उसके संतान को वंशज के आधार पर दिया जाए। और दूसरी बात यह है, कि जिसके पिता का पता नहीं है तो माँ के नाम पर नागरिकता दिया जाए। यह इतना सेंसिटिव इश्यू था जिसको नज़रअंदाज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश जारी कर दिया है। जारी करते ही स्वाभाविक है कि जो महंत ठाकुर जी थे, बहुत ही मर्यादित रूप में, जो खुद एडवोकेट है, उन्होंने अपनी असंतुष्टि दिखाते हुए यह कह दिया है कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को तो मानना पड़ेगा ही। लेकिन आपको बता दें कि जैसे ही यह जारी हुआ तो जारी होते ही यहाँ मंत्री लक्ष्मण लाल कर, हम आपको एक दो उदाहरण बताते हैं पत्रिका से। लक्ष्मण लाल कर ने यह साफ कह दिया कि यह बिल्कुल ही इनजस्टिस है, चूंकि यह जो संविधान में था और वही चीज इसमें रखा गया था, और यह इसलिए अध्यादेश लाया गया चूंकि संसद बैठने का कोई अभी ठिकान नहीं है और टोटल लगभग 5 लाख लोग नागरिकता से वंचित हो रहे हैं।
और इतना सेंसिटिव इशू को पर यह आदेश आ जाना, स्टे ऑर्डर आ जाना, यह न्याय संगत नहीं लगता है। यह लक्ष्मण लाल कर्ण जी ठीक उसी दिन अपना प्रतिक्रिया जाहिर कर दी और उसके बाद भी और कई सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। और हमने पहला वीडियो में भी कहा था कि जैसे ही यह अध्यादेश की बात आई तो अध्यादेश पर सबसे पहले प्रतिक्रिया आया चीफ अटॉर्नी ऑफ प्रदेश नंबर 2 यानी कि दीपेंद्र झा। उन्होंने ट्वीट करके कह दिया कि अध्यादेश यह जारी होगा, इस पर शंका है। उसने पहले ही शंका उन्होंने जताई थी कि यह सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, रीट पड़ेगा ही, और रीट नहीं भी पड़ेगा तब भी सीडीओ साहब सब इस पर दे देंगे, ऐसा नहीं लगता है। चूँकि ये दीपेंद्र झा चीफ अटॉर्नी का कहना था और ठीक उनकी बात यह सही निकली जब सुप्रीम कोर्ट ने अध्यादेश जारी कर दिया इसमें। और उसके बाद लेकिन कई सारी प्रतिक्रियाएं आ रही है। मैं बता दूं कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ फोरम फॉर वुमेन लॉ एंड डेवलपमेंट सविन श्रेष्ठ का भी यही कहना है। सविन श्रेष्ठ जी भी बता रहे हैं कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से आया कि सैकड़ों लोगों का फ़ोन आना शुरू हो गया और फ़ोन आने के बाद यही सब कह रहे हैं कि अब हमारा क्या होगा। जो क्यों में थे, जो आशावादी थे कि अब हमको नागरिकता मिलेगा, और वह नागरिकता से वंचित हो गए। फिर इस पर भी चीफ अटॉर्नी दीपेंद्र झा का भी अपनी प्रतिक्रिया आया है। उन्होंने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि अध्यादेश तो कोई वैसा था ही नहीं, इसमें दो ही प्रावधान था और उसी प्रावधान को ये लोग हटा दिए हैं। और उसमें बिल्कुल यह कहा गया है कि अब इसे थाउजेंड्स ऑफ पीपुल have not been able to obtain their citizenship due to lack of federal citizenship law। ये दीपेंद्र झा जी का कहना है। उन्होंने स्पष्ट रूप में ये इसमें कह दिया है कि अब लोग इससे वंचित हो गए हैं और यह तराई के लिए बहुत ही मुश्किल है। इसी तरह एक एडवोकेट है मनोज कुमार कर, उन्होंने भी कहा कि अब जो है सो ऑडियंस, इस ऑडियंस से जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो बहुत ही प्रभावित हो गए हैं और यह नहीं देना यह बिल्कुल ही न्याय संगत नहीं है। और सिटीजनशिप इश्यू पर एक और तुला नारायण शाह जो कि यहाँ के अच्छे विश्लेषक हैं, उनका भी मानना है कि यह सिटीजनशिप सर्टिफिकेट आज से नहीं, यह तो 20 वर्ष से का मांग था। लेकिन आज जब लोग उम्मीद कर रहे थे कि अब हमको मिलेगी तो यह इस अधिकार से हमको वंचित कर दिया गया है, जो कि बिल्कुल ही न्याय संगत नहीं है। तो ये लोग जो जानकारी रखते हैं इसका, वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि यह सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है निर्णय, वह जरा सा भी उन लोगों का ख्याल नहीं किया है जो लोग नागरिकता से वंचित हैं। अब वो क्या करेंगे? जो स्टेट में अब कोई न नौकरी कर सकता है, न पढ़ाई आगे बढ़ा सकता है, और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई विकल्प नहीं दिया है। अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ विकल्प दे देता कि इसके बदले कुछ करो, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं बताया गया है। और यह बात है कि यह बताया भी कैसे जाएगा, चूँकि सुप्रीम कोर्ट को भी जो न्यायाधीश हैं, अब वो कानूनी विशेषज्ञ जरूर है, लेकिन अब मधेश की क्या स्थिति है, वहाँ की समस्या क्या है, जबकि इसमें मधेश से ज़्यादा पहाड़ के लोग अफेक्टेड हैं। सबसे ज़्यादा नागरिकता प्रदान किया गया है झाबा जिला में,
लेकिन अब उन्हीं को नहीं दिया जाएगा, वो भी वंचित हो गए। तो अब इन लोगों को तो वास्तव में पता ही नहीं है कि भाई वहाँ की समस्या क्या है, किस तरह। अब नागरिकता का नाम लेते ही लगता है कि भारत से लोग आ गया और उसको नागरिकता दिया जाएगा। और यह निर्णय भी जो हुआ है सो वास्तव में वही समझ कर हुआ है, नहीं तो यह निर्णय अभी नहीं आता। भारतीय को नागरिकता लेना अब उतना आसान नहीं रह गया है। लेकिन ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट जब रिजेक्ट कर दिया तो समझिए कि यह मुद्दा जो मधेसी लोग अपना राजनीति कर रहे थे उनका मुद्दा अब जीवित ही रह गया ये। और यह मुद्दा चूंकि 20 साल से आ रहा है तो अब ये चलता रहेगा। आगे राजनीति करेंगे कैसे? दरअसल मधेश के लोग भी समझते हैं कि हम इस मंत्री को मिला लें, उस प्रधानमंत्री को मिला लें और मिला के हम ये मांग पूरा कर लें, तो ये तो संभव ही नहीं है। अधिकार के लिए तो प्रतिकार करना ही पड़ता है, जो प्रतिकार इन लोगों का कम हो गया और उसके कारण आपको नागरिकता से अब वंचित हो गए। अब इतना ही नहीं, आप देखिए कि इसके समर्थन में जो है सभी लोग आ रहे हैं। अध्यादेश जो रिट आ गया है, रिट स्वीकृत हो गया है उस पर, लेकिन ये नागरिकता के समर्थन में कोई आवाज़ नहीं उठ रही है, कहीं से कोई आवाज़ नहीं आ रहा है। मानो एक वर्ग यहाँ पर अंदर ही अंदर इतनी खुश हो रहे हैं जैसे कि उनके लिए तो बहुत बड़ा चीज़ हो गया है। अब आपको मैं बताता हूँ कि पिछले दिनों जस्ट ये 2 दिन पहले आपको 5 पूर्व प्रधानमंत्री एक बैठक की है और बैठक में लंबा चौड़ा बनाकर वो अपना एक प्रस्ताव पास किए, लेकिन उनका पूरा प्रस्ताव में कहीं भी यह नागरिकता जो ये मानवीय मुद्दा है इसकी चर्चा नहीं है कि कैसे दिया जाए, वो चर्चा नहीं कर रहे हैं। भले ही उनको तो चिंता है कि हम आगे का सत्ता कैसे हम लें, कहीं पर हाँ कोरोना की चिंता है, लेकिन इस पर नागरिकता पर उन लोगों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की है। और ऐसी स्थिति में 5 प्रधानमंत्री जिसमें कि ये शेर बहादुर देउबा जी हैं और आपको पुष्पकमल दाहाल, श्री माधव कुमार नेपाल और झलनाथ खनाल और ये बाबूराम भट्टराई जी, ये 5 ने मीटिंग करके और ये प्रस्ताव पास किया है। और इस प्रस्ताव को अगर आप जरा सा भी गौर से देखिएगा तो उसमें यही कहा गया है कि नेपाल के बारे में अगर कोई निर्णय होता है तो हम नेपाली ही करेंगे, इसमें बाहरी हस्तक्षेप हमको यह सहनीय नहीं है। यानी कि उनको ये लग रहा है कि हम अभी जो निर्णय हो रहा है उसमें बाहरी हस्तक्षेप है। अब ये 5 प्रधानमंत्री का जो आया है वक्तव्य उसको चारों तरफ लिया जा रहा है और वह बाहरी हस्तक्षेप जो उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन बाहरी हस्तक्षेप में उनका सीधा इशारा भारत के प्रति है। जबकि ये वहाँ संसद के सभामुख जी बुलाए थे बैठक, उस बैठक में बात करके ये लोग निकले, फिर मीटिंग हुई। मीटिंग में इन लोगों ने इस पर बातचीत किया था कि जो नहीं यह भारत का हस्तक्षेप हो रहा है और उसी के कारण केपी ओली ये सारा काम कर रहे हैं, उसमें स्पष्ट चर्चा इन लोगों ने किया और भारत का ही। लेकिन जब स्टेटमेंट आया तो उसमें से नाम नहीं रखा गया, नाम भारत का हटा दिया गया, लेकिन पूरा आरोप भारत पर था। तो यहाँ बाहर चर्चा भी वही है कि ये 5 प्रधानमंत्री इस तरह, ये पूर्व प्रधानमंत्री का ये अभी ऐसा क्यों स्टेटमेंट आया है। तो इस पर
अगर देखा जाए तो वास्तव में एक खनाल छोड़ के बाद बाकी सभी प्रधानमंत्री को भारत परस्त का अपने कार्यकाल में आरोप लग चुका है और हर पूर्व प्रधानमंत्री भारत के सहयोग से ही अपना काम किए हैं। लेकिन आज जो है सो इनको भारत दिख रहा है। हाँ, यहाँ पर स्वाभाविक है कि यह नाम लेकर इनको भी लगता है कि एक भारत विरोधी सेंटीमेंट यहाँ पर होगी और उस सेंटीमेंट को यहाँ की जनता पकड़ेगी और जनता विरोध करेगी तो इनका आंदोलन बढ़ेगा। लेकिन ये बात भी नहीं है। वो भट्टराई जी ने तो बाबूराम भट्टराई का कहना है कि भू राजनीतिक जटिलता तथा कमजोर आंतरिक राजनीति के कारण केवल सचेत रखा गया है नेपाली जनता को। उन्होंने यह बात कही है। अब ये बाबूराम भट्टराई जी की है। नेपाल की मीडिया भी इसी तरह का, आज भी कांतिपुर में एक आर्टिकल है, आप देख सकते हैं, उसमें 10 लोगों से लेकर अंतर्वार्ता ले लेकर रखा गया है किसी तरह इसको जीवित रखने के लिए। लेकिन यह जो अभी आया है तो लोगों का यह भी कहना है कि यह कहकर पांचों प्रधानमंत्री एक तो भारत को दिखाया है और दूसरा सुप्रीम कोर्ट पर सीधा संकेत किया है और सुप्रीम कोर्ट पर भी, अदालत पर भी हस्तक्षेप हुआ है। ये भी बाहर, और इनका यह स्टेटमेंट बता ही रहा है कि ये चीज़ है। जबकि आपको बता दें बाबूराम भट्टराई और भी प्रधानमंत्री सभी पर कुछ न कुछ आरोप लगता ही आया है। खुद अभी सबसे ज़्यादा बाबूराम जी एक्टिव हैं। इससे पहले अब शेर बहादुर जी को तो जब पहले कहा भी गया कि आप प्रधानमंत्री बनिए तो मीटिंग में ही वो बोल दिए कि हो ना अले छोड़ दो, अले न बनो, भारत रिसाई हाल सा। तो पहले तो वो तैयार ही नहीं थे। लेकिन जब ये संख्या इधर से टूट फूट कर आया, जब वो देखें तो प्रधानमंत्री का वो आ गया उनको भी, और वो तैयार हो गए, तब उनको भी लगता है कि हम प्रधानमंत्री हो जाएंगे तो ठीक है, उनका काम तो ये लोग कर ही रहा है। अब ये भारत पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जो दाहाल और भट्टराई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री हैं, अगर इन लोगों का इतिहास देखा जाए तो ये लोग कहाँ से आए हैं, ये प्रधानमंत्री कैसे बने हैं। तो क्या है कि अपनी बात लोग भूल जाते हैं और दूसरे को कैसे प्रभावित किया जाए उस पर देखा जाता है। लेकिन बाबूराम भट्टराई जी के बारे में मैं अभी आपको बता दूं कि एक पत्रिका है आस्था, जन आस्था। तो जन आस्था में अभी एक बहुत अच्छा एक आर्टिकल आया है। मैं उस आर्टिकल को पढ़कर आपको बता रहा हूं कि एक सीटें, इनको कहा गया है, एक सीटें डॉक्टर भट्टराई को तालु माँ आलू नहीं फॉलियो। ये तालु माँ आलू ये नेपाली शब्द है जिसको तालु कहता है। इसका ये ऊपर वाला हिस्सा उसी पर कहता है कि उसमें तो ऐसा लगा कि आलू ही उपज गया है। एक मुहावरा है नेपाली में कि तालु माँ आलू नहीं फॉलियो। जब उनी कहाँ बाटा कहाँ उपेंद्र यादव को समाजवादी हुँदै जसपामा एकै चोटी पस्न पाए र त्यहाँबाट मधेसी को घर रूपी जसपाको मूली बने। ओली सरकारबाट उक्साहटमा ल्याइएका काला पानीमा भारतीय सेनाको उपस्थितिको मुद्दामा सरिता गिरीलाई न केवल पदमुक्त गरे अपितु साधारण सदस्यता नै खारिज गरिदिए। सोही दिन मधेसवादी जसपाको चीनवादी केही घुसपैठिया द्वारा राजनीतिक बलात्कार भयो। ये देखिए, ये जन आस्था में
मनोज कुमार कर्ण पाटन संयुक्त कैंपस में प्रोफेसर हैं, उनका आर्टिकल है। अब इन्होंने वही कहा कि जो सरिता गिरी को निकलवाने में सबसे ज़्यादा हाथ बाबूराम भट्टराई का है, और उन्होंने ही, और यह एकदम चाइनीज इशारे पर, चाइनीज बल पर सरिता गिरी को निकलवाया, जबकि सरिता गिरी का डिमांड यह नहीं था कि वो भारत में मिला दो, चाहे वो हमारा नहीं है लिपु लेख। उसने कुछ उदाहरण दिया था, उस उदाहरण के तहत संसद में पेश किया, लेकिन इन्होंने पार्टी की सदस्यता से भी निकलवा दिया। और इतना ही नहीं, इसी में आगे भी लिखा है कि वह केवल सरिता गिरी को निकाले ही नहीं, एक मधेसी पार्टी में सरिता गिरी को हटाकर फिर पहाड़ी मूल की महिला को उसके जगह पर लाकर रख दिए। तो यह दिखाता है कि ये चाइनीज दबदबा कितना इनके पार्टी में था और इनके पीछे। और आज ये बाबूराम भट्टराई ये मिलकर, पांचों पूर्व प्रधानमंत्री मिलकर बता रहे हैं कि इस पर भारतीय हस्तक्षेप है। यानी कि चूंकि महान ठाकुर ओली साहब के नज़दीक हैं, इसलिए वो बता रहे हैं कि ये भारत के हस्तक्षेप से ओली साहब हैं। लेकिन अभी तो बॉल तो सुप्रीम कोर्ट में है, थोड़ा सा आशा इन लोगों को है, आ सकता है उधर से। तो इन्होंने एक स्टेटमेंट निकालकर पांचों प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट पर दिया है, इस तरह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट जरा सा इनकी बात सहानुभूति पूर्वक सुने। लेकिन इनके मुंह से, इनके स्टेटमेंट से यह नहीं आ पाया है जो अभी लाखों नागरिक विहीन व्यक्ति हैं, उसको नागरिकता क्यों नहीं दिया गया। यही सुप्रीम कोर्ट आज इस अध्यादेश को हटाया है। लेकिन यही सुप्रीम कोर्ट जो पहले, जिसमें संवैधानिक परिषद का था, जिसमें कि सभी को नियुक्त किया गया, बताया जाता है कि उसमें हर शेर बहादुर देवपा जी का आदमी का नियुक्ति हुआ है। उस समय चर्चा की बात थी कि जो प्रमुख न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश हैं, इन्हीं के 4-5 लोगों को नियुक्ति की गई है। लेकिन उस अध्यादेश को, उतना सेंसिटिव अध्यादेश को पास कर दिया गया है और यह नागरिकता संबंधी अध्यादेश को वापस कर दिया गया है। लेकिन जो भी हो, मधेश का मुद्दा इन्होंने ही जीवित कर दिया और इस पर अब मधेश की राजनीति अभी दूर दूर तक चलती रहेगी। मित्रों, आज इतना ही। आपको कैसा लगा यह जरूर अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा। आपने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।